वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर 1 को देखेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में एक ही चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, तो इसमें हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्या है ये? सौर मंडल में पृथ्वी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। ज्योग्राफी का सेशन है ये, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या टाइटन है, मिरांडा है, चंद्रमा है या फिर गैनीमीड है? इनमें से कौन है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या फिर गैनीमीड, इनमें से कौन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उपग्रह जो होता है ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो सबसे बड़ा सौर मंडल का जो उपग्रह है वो है गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड है। ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका है? तो बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह है। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। सौर मंडल के बाहर एक सीरियस नाम का चमकीला तारा है, उसे और क्या कहते हैं? तो कैट स्टार कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं, फ्लॉक्स स्टार कहते हैं या फिर लायन स्टार कहते हैं। उस चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो उस चमकीले तारे को हम लोग डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहेंगे? डॉग स्टार कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो अल्फा सेंटोरस, बीटा सेंटा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेटा सेंचुरी या फिर बर्नार, इनमें से कौन सा होगा? तो सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौर मंडल का निकटतम तारा पूछ रहा है, तो ये जो तारा है ये होगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। कौन सा होगा? प्रैक्सिमा सेंचुरी होगा ये। तो हम लोग देखेंगे प्रैक्सिमा सेंचुरी जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें कौन है जो कि सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है या फिर निहारिका है। इनमें से कौन है जो कि सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा? निहारिका होगा। निम्नलिखित में कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह संबंधित है, धूमकेतु संबंधित है, ग्रह संबंधित है, लेकिन निहारिका संबंधित नहीं है, क्योंकि निहारिका जो है वो क्या है? निहारिका एक आकाश गंगा है। निहारिका क्या है? तो निहारिका एक आकाश गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? वो कौन सा इनमें से ग्रह है जो कि सौर मंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा है, बुध है, शुक्र है या फिर शनि। ये यहाँ पर शनि लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा कि फ्लोरिडा है, बुध है, शुक्र है या फिर शनि। तो हम लोग जानते हैं कि शनि हमारे सौर मंडल का है, शुक्र भी हमारे सौर मंडल का है, बुध भी हमारे सौर मंडल का है, लेकिन यहाँ पर अब बचा क्या? तो फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जो है ये हमारे सौर मंडल का ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम में बताना है कि सौर मंडल के विशाल यानी सबसे विशाल जो 4 ग्रह हैं वो कौन से हैं। तो वो ग्रह को अवरोही क्रम में बताना है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हमें बढ़ते हुए आना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये क्या होगा? बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून, इनमें से कौन होगा? तो ये होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन दिया हुआ है और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है हमारे सौर परिवार के संबंध में?
तो कथनों को देखेंगे। पृथ्वी के संगठक के मुख्य तत्व सिलिकॉन है। पहला हो गया। हमारे और सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो सही कथन होगा हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी है? एक खगोलीय मात्रक जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो किसके बीच की औसत दूरी है? किसके किसके बीच की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच, या फिर प्लूटो और सूर्य के बीच में होगा। तो एक खगोलीय मात्रक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है इसी को कहा जाता है एक खगोलीय मात्रक। इसे ही क्या कहा जाता है? एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ये कितनी है इसे बताना है। तो ये 142.7 मिलियन किलोमीटर, 107.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, या फिर 149.96 मिलियन किलोमीटर। इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ये 149.6 मिलियन किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पारसेक किसकी मापन इकाई है? पारसेक जो है ये किसकी मापन इकाई है? तो पारसेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तारकों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, या फिर विशालकाय तारकों का कक्षीय वेग, इनको मापने के लिए होता है। तो इनमें से किसको मापने के लिए पारसेक की इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी को मापने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, खगोलीय दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये अल्फा सेंचुरी है, ध्रुव तारा है, सूर्य है, या फिर लुब्धक है। कौन सा है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी से सर्वाधिक समीप यानी कि सबसे नज़दीक का जो तारा है वो कौन सा होगा? वो सूर्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है, वर्ण मंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, या फिर किरीट या कोरोना कहा जाता है। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहेंगे? किरीट या कोरोना कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन वही है, बस इसको पूछने का तरीका बदल दिया है। इसके पहले था कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, अब पूछ रहा है कि सूर्य की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की ऊपरी परत हो या फिर सूर्य की बाहरी परत हो, दोनों एक ही बात है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फियर यानी वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन, या फिर कोरोना या किरीट। तो इनमें से कौन सा होगा? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत या फिर सबसे बाहरी परत जो होगा वो कोरोना या किरीट होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं। सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, कोरोना, या फिर ट्रोपोस्फियर क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चमकीले भाग को हम लोग फोटोस्फियर कहते हैं। क्या कहेंगे? फोटोस्फियर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य की वो कौन सी हानिकारक किरणें हैं जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है? तो अवरक्त, ब्रह्मांडीय, गामा, या फिर पैराबैंगनी, कौन सी वो किरण है? तो सूर्य से आने वाली
जो पाराबैंगनी किरण होती है उससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पाराबैंगनी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या पूछे या फिर पूछे कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सबका जवाब एक ही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि 5 है, 8 है, 7 है या 6 है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। अब ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो 8 ग्रहों में हम लोग देखेंगे लाइन से, सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो पहले आएगा बुध, ठीक है। बुध के बाद से कौन सा आ जाएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद से कौन आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद होगा शनि। शनि के बाद यूरेनस, और उसके बाद हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो वो वेगा है, सीरियस है, प्रैक्सिमा सेंचुरी है या फिर अल्फा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है वो हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी सौर मंडल के भी सबसे नज़दीक का तारा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? यानी कि सूर्य से जो सबसे दूर का ग्रह है वो कौन सा है? तो ये शनि है, बृहस्पति है, वरुण है या फिर अरुण है। वरुण है, अरुण है, बृहस्पति है, शनि है। इनमें से कौन है जो कि सूर्य के सबसे दूर का है? तो सूर्य के सबसे दूर का जो ग्रह है वो है वरुण। कौन सा है? वरुण है, 8 नंबर पर आता है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। कौन है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह? तो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो ग्रह है बुध। सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को लाइन से बताया था सबका नाम। तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है, और सबसे लास्ट में जो है वो कौन सा ग्रह आता है? तो नेपच्यून या फिर वरुण ग्रह आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह क्या बृहस्पति है, यूरेनस है, वरुण है या फिर प्लूट है? कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्लूटो जो है ये ग्रह नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना ग्रह है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहाँ पर यूरेनस और वरुण बच गया। वरुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेपच्यून भी कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य से सबसे दूर जो है वो वरुण या फिर नेपच्यून है। वरुण या फिर नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर है, तो इस कारण से इसे परिक्रमा करने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसे क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो ग्रह दिए हुए हैं तो इनमें से वो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? तो वो ग्रह कौन सा हो सकता है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र? कौन सा ग्रह है जो कि ज़्यादा समय लेता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा समय जो है वो कौन लेता है। तो सबसे ज़्यादा समय लेने के लिए तो वो वरुण है जो कि सबसे ज़्यादा समय लेता है, या फिर नेपच्यून भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कौन है? तो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो लगभग इसे 12 वर्ष का समय लग जाता है। कितने वर्ष का समय लग जाता है? लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध, प्लूटो, पृथ्वी या फिर शनि? कौन लगाता है? तो हम लोग देखेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है?
तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, और बुध जो है ये नज़दीक होने के कारण सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरा करने वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, वो बुध ग्रह होता है। कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। बुध जो है वो मात्र 88 डेज में, कितने डेज में, 88 डेज में जो है ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितने दिन में, तो 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। जहाँ पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, लगभग 365 दिन, वहीं बुध को कितना, 88 दिन का ही समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। सूर्य का पृथ्वी पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो आंका गया है, वो कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस या फिर 24000 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो आंका गया है वो क्या होगा, तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है, तो सूर्य का जो वायुमंडल है उसमें कौन से तत्व की अधिकता है, तो कार्बन की, सल्फर की, हाइड्रोजन की या फिर नाइट्रोजन की। किसकी अधिकता होती है सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व की अधिकता होती है सूर्य के वायुमंडल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो सही क्रम इसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र या फिर बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, कौन सा होगा। तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसके क्रम के बारे में। तो सबसे पहले होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद होगा मंगल, फिर बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि होगा, उसके बाद से अरुण होगा और तब वरुण होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति और शनि है, पृथ्वी और बृहस्पति है, शनि और पृथ्वी है, और शनि और वरुण है। तो इसमें हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर मंगल और यूरेनस के बीच में पूछ रहा है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में शनि तो है, लेकिन वरुण जो है वो यूरेनस के बाद में आता है। यहाँ पर शनि तो है, लेकिन पृथ्वी जो है ये मंगल से पहले है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बृहस्पति तो है, लेकिन पृथ्वी जो है ये मंगल से पहले है। तो यहाँ शनि भी है, बृहस्पति भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति और शनि। राइट आंसर बृहस्पति और शनि। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बृहस्पति और शनि। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है। धूमकेतु जो है ये किसके गिर्द परिक्रमण करता है, तो ये पृथ्वी है, सूर्य है, शुक्र है, सूर्य है या फिर बृहस्पति है। किसके गिर्द जो है ये धूमकेतु परिक्रमण करता है, तो धूमकेतु जो है ये सूर्य के गिर्द परिक्रमण करता है। किसके, सूर्य के गिर्द परिक्रमण करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे हम लोग कि धूमकेतु अगर कोई पूछ दे कि ये क्या है, तो धूमकेतु अंतरिक्ष में मौजूद चट्टान और बर्फ के मिश्रण से बना हुआ कुछ गोले की तरह आकृति वाला होता है ये, जो कि क्या होता है कि बर्फ और चट्टान से निर्मित हुआ होता है, और ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है। और इसके बाद जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंचता है, चूँकि अंडाकार कक्षाओं में ये परिक्रमा करता है, तो जब ये अपनी कक्षा के माध्यम से सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो इसके बर्फ पिघलने के कारण इसकी आकृति कुछ पूंछ की तरह हो जाती है। तो ये पूंछ की तरह दिखाई देता है। तो अगर कोई धूमकेतु पूछ दे या फिर धूमकेतु से अगर अलग से कुछ क्वेश्चन आता है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास में तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो धूमकेतु किसका बना हुआ होता है, तो ये चट्टान और बर्फ के मिश्रण से बना हुआ होता है। सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है।
सूर्य का ताप हम तक जो पहुंचता है तो वो चालन द्वारा पहुंचता है, संवहन द्वारा पहुंचता है, विकिरण द्वारा पहुंचता है या फिर परावर्तन द्वारा पहुंचता है। किस माध्यम से यानी किस प्रकार के माध्यम से सूर्य का ताप हमारे पास पहुंचता है, तो ये विकिरण द्वारा पहुंचता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो सूर्य की रोशनी या फिर सूर्य का धूप, कुछ भी हो सकता है, तो सूर्य की रोशनी हो या फिर सूर्य का धूप हो, इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में इसको 10 मिनट 3.3 सेकेंड लगता है, 6 मिनट 5.5 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है या फिर 9 मिनट 8.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है इसे, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कितना, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ये किस प्रक्रिया में निहित है, तो ये क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर तापायनी उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर तापायनी उत्सर्जन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रकार में निहित है, तो ये निहित है नाभिकीय संलयन में। किस में निहित है, नाभिकीय संलयन में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो सूर्य की अगर न्यूक्लियर ईंधन की हम लोग बात करते हैं तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन जो होता है वो कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, यूरेनियम होगा या फिर अल्फा कण होगा। न्यूक्लियर ईंधन इसमें क्या होता है, सूर्य का न्यूक्लियर ईंधन जो होगा ये क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो सूर्य का जो आकार है इसे बताना है कि ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ये क्या 100 गुना बड़ा है, 124 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है या फिर 115 गुना बड़ा है। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ये 109 गुना बड़ा है। कितना है, 109 गुना बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार है। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने या फिर केपलर ने। किसने इस चीज़ को प्रतिपादित किया था, किसने इस चीज़ को बताया था, तो ये थे केपलर। कौन थे, केपलर। राइट आंसर ऑप्शन डी। 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल में समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या है, तो उस यान का क्या नाम है, तो हॉपकिंस सोलर प्रोब, शील्ड सोलर प्रोब, डेल्टा सोलर प्रोब या फिर पार्कर सोलर प्रोब। क्या नाम है इसका, तो इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। राइट आंसर ऑप्शन डी। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। कोई सितारा सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दुगुना बड़ा नहीं है, दुगुना से कम बड़ा है, तो वो एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो वो किस में परिवर्तित होगा, पल्सर में, मैक्सिमा में, एवेंजवेयर में या फिर डिस्कव में। किस में होगा, तो ये पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, पल्सर में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो बेरिलियम है, सिलिकॉन है, टेंटेलम है या फिर अति शुद्ध कार्बन है। इनमें से क्या होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक क्या होता है, तो जो ये आवश्यक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया
कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने, एडविन हबल ने, स्टीफेन हॉकिंग ने या फिर स्टीवेन विनबर ने, किसने ये किया था? तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा? एस चंद्रशेखर होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है। पृथ्वी जो है ये सूर्य से डैश ग्रह है, तो पहला ग्रह है, तीसरा ग्रह है, पांचवा ग्रह है या फिर सातवां ग्रह है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पहला बुध है, पहला जो है ये कौन सा है? बुध है। दूसरा जो है ये कौन सा है? शुक्र है। और तीसरा जो है ये क्या है? पृथ्वी है। तो तीसरा जो ग्रह है सूर्य से वो कौन सा है? पृथ्वी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक पर आती है। तो आकार की क्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी जो है ये सौर मंडल के किस नंबर पर आती है? तो 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे या फिर 8 नंबर पे, किस नंबर पर आती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? वो बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति से अगर लिया जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह सबसे बड़े ग्रह हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये 5 नंबर पर आ रही है। पृथ्वी जो है ये कितने नंबर पर आ रही है? 5 नंबर पर। तो ये 5वें नंबर पर आती है। कितने नंबर पर आएगी? 5वें नंबर पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक औसत घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, पृथ्वी है या फिर बुध है? कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह होगा वो होगा पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है, इसका घनत्व सबसे अधिक है। लेकिन वहीं अगर हमसे पूछ दे कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है ये कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे कि शनि है। कौन सा है? शनि। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है और सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शनि हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या फिर पीला ग्रह। और किस नाम से जानते हैं? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसे? तो पृथ्वी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाएगा? तो जो नीला ग्रह होगा उसे ही ब्लू प्लैनेट कहा जाएगा। तो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि नीला ग्रह कौन सा है, वही ग्रह ब्लू प्लैनेट होगा। तो यहाँ देखेंगे कि शनि होगा, पृथ्वी होगा, बृहस्पति होगा या फिर मंगल होगा। तो ब्लू प्लैनेट जो होगा वो पृथ्वी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह, तो अभी कुछ देर पहले आकार के अकॉर्डिंग बताया गया। तो देखेंगे कि अरुण और मंगल है, वरुण और शुक्र है, शुक्र और मंगल है, वरुण और मंगल है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अरुण और वरुण जो है ये दोनों पृथ्वी से बड़े हैं, ये दोनों क्या है? पृथ्वी से बड़े हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में हम लोग देख रहे हैं अरुण और वरुण का जिक्र हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो शुक्र और मंगल जो है ये पृथ्वी से छोटे ग्रह होंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर में कौन से ग्रह हैं? तो ये ग्रह कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति हैं, बुध और शुक्र हैं, शुक्र और शनि है या फिर मंगल और शुक्र है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ठीक पहले जो है ये कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी के ठीक बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। तो शुक्र और मंगल जो ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मंगल और शुक्र।
निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होता है? वो कौन सा खगोलीय पिंड है जिसमें हीलियम 4 जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है या फिर शनि है? शनि यहाँ पर होगा। तो क्या होगा? पृथ्वी है, चंद्र है, शुक्र है या फिर शनि है? कौन सा होगा? तो हम लोग देखेंगे कि खगोलीय पिंड यानी इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है जो कि जिसमें हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है, तो वो होगा पृथ्वी। पृथ्वी में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक के तारा के बारे में बताना है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव या फिर चित्त। कौन सा तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है? तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी जो है वो सबसे अधिक है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि शनि की है, यूरेनस की है, नेपच्यून की है या फिर प्लूटो की है। इनमें से कौन है जिसकी दूरी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा है? तो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर पर जो है वो प्लूटो है। कौन है? प्लूटो है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? तो ये 1,00,000 किलोमीटर है, 8,000 किलोमीटर है, 12,800 किलोमीटर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? तो पृथ्वी के व्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि सही में पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है। तो ये है 12,742 किलोमीटर। क्या है? 12,742 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो पृथ्वी की परिधि को मापने वाले सबसे पहले कौन थे? तो इरेक्थियस थे, एगियस थे, एरेक्टोएस्थीनेस थे या फिर एफिडास थे? कौन थे जिसने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था? तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था? तो एरेक्टोएस्थीनेस ने नापा था। किसने? एरिक्टोएस्थीनेस ने इसे नापा था। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि एरिक्टोएस्थीनेस ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था, लेकिन कब मापा था? तो ये 240 ईसा पूर्व में मापा था। कब? 240 ईसा पूर्व में इन्होंने नापा था और उस समय इन्होंने इसकी परिधि का अनुमान जो है वो 40,000 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया था। पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी है? तो ध्रुवों पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो जैसे हम लोगों को पता है कि ध्रुव के तरफ में पृथ्वी जो है वो थोड़ी चपटी है, तो वहाँ पर इसकी परिधि को हम देखेंगे कि ये कितनी है। तो क्या 13,000 है? 13,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या फिर 40,008 किलोमीटर? कितना है? तो सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? ध्रुवों पर पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,008 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। पृथ्वी की जो परिधि है ये भूमध्य रेखीय परिधि है। लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है, 31,000 किलोमीटर है, 50,000 किलोमीटर है या फिर 64,000 किलोमीटर है? ये कितनी किलोमीटर है? तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा कि पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखीय परिधि जो है ये इसकी कितनी है? तो ये 40,000 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व लगभग डैश से है, यानी कि कब से है? तो सबूत क्या बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब से है? तो 3.5 मिलियन वर्ष से, 35 मिलियन वर्ष से, 35 बिलियन वर्ष से या फिर 3.5 बिलियन वर्ष से। यहाँ पर वर्ष होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबूत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जो जीवन है ये 3.5 बिलियन वर्ष से है। कब से है? 3.5 बिलियन वर्ष से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी।
पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की जो आयु है ये लगभग कितनी पुरानी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष, 300 बिलियन वर्ष, 150 बिलियन वर्ष या फिर 100 बिलियन वर्ष। क्या होगा? पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा 3.6 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी? तो 3.6 बिलियन वर्ष जो है ये पुरानी मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी जो है ये कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? तो भूवैज्ञानिक समय सामान के द्वारा किया जाएगा, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा किया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण पद्धति के द्वारा किया जाएगा या फिर जीवाश्मन पद्धति के द्वारा किया जाएगा। किस पद्धति से पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किया जाता है? तो इसका निर्धारण जो है ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा होगा। किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई? निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ये गैसों और धूल कणों से हुई? किसने ये सुझाव दिया था? तो ये सुझाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एच ऑल्वेन ने दिया था, जेम्स सीन ने दिया था, एफ हाइल ने दिया था या फिर ओ स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से होती है? तो ये सुझाव जो है ये ओ स्मिथ ने दिया था। किसने? ओ स्मिथ ने इसका सुझाव दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर यानी कि मैटमेल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये किस एक से बना है? क्रोमियम से, एल्यूमिनियम से, लोहे से या फिर सिलिकॉन से? पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर यानी कि मैटमेल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये क्रोड जो है ये किससे बना है? तो क्रोड यहाँ पर बना हुआ है किससे? लोहे से बना हुआ है। क्रोड किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी के द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो ये चालन विधि है, विकिरण विधि है, संवहन विधि है या फिर अपवर्तन विधि है। कौन सी विधि है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है ये विकिरण विधि है। कौन सी विधि है? विकिरण विधि है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 780 nm, 100 से 400 nm, 740 से 10,000 nm या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? 400 से 780 nm। राइट आंसर ऑप्शन डी। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो धवलता, शून्य, अवशोषण या फिर एल्बिडो। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्बिडो। क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के विकिरण ऊष्मा अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है। इनमें से क्या है जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? औसत तापमान की अगर हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो 6 डिग्री सेल्सियस है, 16 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री सेल्सियस है या फिर 36 डिग्री सेल्सियस है। कितना है पृथ्वी का औसत तापमान? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये 16 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदुओं पर लौटने के लिए लिया गया समय है। क्या है? डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो चंद्र वर्ष है, नक्षत्र वर्ष है, सौर वर्ष है, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्ष है। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्ष है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो होगा एक नक्षत्र वर्ष होगा। क्या होगा? एक नक्षत्र वर्ष होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तुल्यकाली उपग्रह जो है वो पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। किस दिशा में घूमता है तुल्यकाली उपग्रह? पृथ्वी के गिर्द जो है वो किस दिशा में घूमता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व घूमता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जो हैं वो जरूरी होंगे? तो 3, 4, 2 या 1। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। क्या होगा? ऑप्शन ए 3। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वी के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? इनमें से कौन सी बात है पृथ्वी के बारे में जो गलत है? तो यह सबसे घना ग्रह है। सबसे घना ग्रह है। क्या ये बात सही है कि गलत है? आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें गलत बात हम लोगों को बताना है। तो ये सही है, यह सबसे घना ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी हम लोग जानते हैं कि यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य तीसरा ग्रह है। ये भी हम लोग जानते हैं कि सूर्य तीसरा ग्रह है। तो ये 3 तो सही हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो नहीं, ये गलत हो गया। इसे लाल ग्रह नहीं बल्कि इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे नीला ग्रह कहेंगे। तो पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो गलत बात जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? पृथ्वी घंटे की जो अवधारणा है ये कब और कहाँ पर शुरू हुई? तो ये जून 2007 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में, मई 2009 में कोलंबो श्रीलंका में, अप्रैल 2008 में टोक्यो जापान में, मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी घंटे की जो अवधारणा है ये मार्च 2007 में शुरू हुई। और कहाँ से? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये शुरू हुई। कहाँ से? सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये शुरू हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पृथ्वी है, बुध है, मंगल है या फिर शुक्र है? कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह जो है वो पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। बुध सूर्य से डैश ग्रह है। बुध जो है वो सूर्य से डैश ग्रह है, यानी पहला ग्रह है, तीसरा ग्रह है। क्या यहाँ पर बोल रहा है कि ये पहला ग्रह है, तीसरा ग्रह है, 5वां ग्रह है या फिर 7वां ग्रह है? तो सूर्य जो है यानी बुध जो है ये सूर्य से पहला ग्रह है। क्या है? पहला ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है सौर परिवार का जो कि सबसे छोटा है? तो वो मंगल है, प्लूटो है, शुक्र है या फिर बुध है? कौन सा ग्रह है जो कि सबसे छोटा है? तो बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है बुध? तो सबसे छोटा ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, यानी कितने उपग्रह हैं जो कि बुध ग्रह की परिक्रमा करते हैं? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितने हैं, 0, 1, 2 या फिर 16। बुध के कितने उपग्रह हैं? तो बुध के उपग्रह जो हैं वो 0 है। कितने हैं? 0 हैं। 2 ग्रह हमारे सौर मंडल में ऐसे हैं। कौन से? तो 2 ग्रह हैं, एक बुध और दूसरा जो है वो कौन सा है? वो है शुक्र। एक बुध और दूसरा शुक्र। इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये 2 उपग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है।
निम्न में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो मंगल का नहीं है, नेपच्यून का नहीं है, बुध का नहीं है या फिर प्लूटो का नहीं है। किसका कोई चांद नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि उपग्रह को ही चांद कहा जाता है। किसे चांद कहा जाता है? तो उपग्रह को ही चांद कहा जाता है और चांद को उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, तो वो कौन सा है? चंद्रमा है। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और यहाँ पर अगर पूछे कि चंद्रमा का ग्रह कौन सा है, तो वो पृथ्वी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, अगर पूछ दे कि पृथ्वी का चांद क्या है, तो पृथ्वी का जो चांद है उसका नाम चांद ही है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी यानी कि निम्न में से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई चांद नहीं है। तभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि बुध जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसलिए बुध जो हो जाएगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? किस एक को इसमें से स्थलीय ग्रह कहा जाता है? तो गुरु को, बुध को, शनि को या फिर यूरेनस को। किसे यहाँ पर एक स्थलीय ग्रह कहा जाता है? तो बुध जो होगा इसे हम लोग स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? यानी कि बुध नक्षत्र या फिर बुध ग्रह पर एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 56 दिन, 88 दिन, 300 दिन या फिर 36 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो बुध चूंकि अपना एक परिक्रमा यानी सूर्य को परिक्रमा लगाने में उसे 28 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 28 नहीं, 88 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार से जब 88 दिन में वो पूरी अपनी एक परिक्रमा पूरा कर लेता है, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो उसका एक वर्ष भी जो है वो 88 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो 88 दिन का उसका एक वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो ऐसे मात्र 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। अब बताना है कि वो ग्रह कौन कौन से हैं। तो ये मंगल तथा शुक्र हैं, बुध तथा शुक्र हैं, मंगल तथा बुध हैं और वरुण तथा प्लेटू है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सूर्य के अगर ग्रहों के क्रम को हम लोग देखें तो पहले क्या आता है? बुध आता है। क्या आता है? बुध आता है। ठीक है। और बुध के बाद क्या चीज़ आ जाता है? शुक्र आता है। बुध के बाद क्या आ जाता है? शुक्र आ जाता है। तो यही बुध और शुक्र एकदम लाइन से ही है। यही बुध और शुक्र जो है इनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर्स सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो किसका अध्ययन करने के लिए इसने लॉन्च किया था? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर बुध का, शुक्र का, शनि का या फिर बृहस्पति का। किसका अध्ययन करना था उसे? तो उसे अध्ययन करना था बुध का। किसका करना था? बुध का। राइट आंसर ऑप्शन ए। शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है। शुक्र जो है ये सूर्य से डैश ग्रह है, यानी कि कितने नंबर पर आता है? तो दूसरा है, चौथा है, छठवां है या फिर 8वां है। तो शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है। पहला जो है वो कौन सा है? तो पहला जो है ये बुध है और तीसरा पृथ्वी है और दूसरा ग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा ग्रह जो है ये है शुक्र ग्रह है। दूसरा ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। आकार के अनुसार शुक्र का सौर मंडल में डैश क्रमांक है। आकार के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो शुक्र का सौर मंडल में कौन सा क्रमांक है? तो 5वां है, 6ठा है, 7वां है या फिर 8वां है? कौन सा है? तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखे थे सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद क्या होता है? वरुण। फिर हम लोग देखे थे क्या होगा कि पृथ्वी होगा, उसके बाद शुक्र होगा, फिर मंगल और बुध होगा। तो पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी के बाद जो है वो शुक्र आता है, तो पृथ्वी 5 नंबर पर आती है और शुक्र 6 नंबर पर। तो आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में जो क्रमांक है वो क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है?
सबसे गर्म जो ग्रह है उसके बारे में बताना है, तो पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है और नेपच्यून है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, बुध, यूरेनस या फिर शुक्र। कौन सा ग्रह है जो कि सबसे चमकीला ग्रह है? तो शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसके चमक के कारण ही इसे भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा भी किसे कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर शनि को? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है शुक्र को। किसे? शुक्र को। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी से आकार की तुलना में छोटे ग्रह अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल और वरुण और मंगल। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा शुक्र और मंगल। क्या होगा? शुक्र और मंगल। राइट आंसर ऑप्शन सी। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शनि है, शुक्र है, बुध है या फिर बृहस्पति है? ठीक है, शनि है, शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की बात आती है तो वो जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो शनि को, बृहस्पति को, मंगल को या फिर शुक्र को? किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा जो है ये शुक्र को कहा जाता है और इसे शाम काल का भी तारा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस ग्रह को संध्या तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? संध्या तारा या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है किस ग्रह को? तो ये मंगल है, बुध है, शुक्र है और बृहस्पति है। कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर सी। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। तो चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, प्लूटो है, बृहस्पति है, मंगल है। इनमें से कौन सा है? तो इसे हम लोग देखेंगे कि चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला जो ग्रह है ये ग्रह जो है ये शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि बुध, बृहस्पति, शुक्र और वरुण। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, यानी कि घूर्णन उसे खुद अपना एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगता है सूर्य की पूरा चक्कर लगाने की अपेक्षा। तो वो ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम क्या शुक्र है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर प्लूटो है? कौन सा ग्रह है? तो वो जो ग्रह है वो क्या है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? लगभग पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? तो मरकरी है, मंगल है, शुक्र है और प्लूट है। कौन सा ग्रह जो है ये पृथ्वी जितना बड़ा है, इस चीज़ को हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह जो है ये लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। यही सब कारण है जिस कारण से शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है या फिर जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो क्या मरकरी है, मंगल है, शुक्र है या फिर प्लूट है। यानी मरकरी, मार्स, वीनस या फिर प्लूटो, इनमें से कौन सा है
जो कि लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है, जो कि लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। निकटतम कौन सा ग्रह है पृथ्वी के जो कि कक्षा में रहता है। तो ये मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर बुध है। कौन सा है, तो पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, तो ये शुक्र है। कौन सा है, निकटतम कक्षा में कौन रहता है, तो शुक्र जो है ये पृथ्वी के निकटतम कक्षा में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। वो कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है, जिसका कोई चंद्रमा नहीं है, तो वो मंगल तथा शुक्र है, बुध तथा शुक्र है, मंगल तथा बुध है, वरुण तथा प्लूटो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र है जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शुक्र ग्रह से संबंध में सही है। शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा इनमें से सही है, तो यह सूर्य के निकटतम ग्रह है। ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी से केवल थोड़ा ही छोटा है। इसमें वायुमंडल नहीं है। अब कौन सा कथन जो होगा वो इसमें क्या होगा कि सही होगा, उस चीज़ को हम लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें होगा जो कि सही होगा। तो अब देखेंगे कूट का प्रयोग करके कि क्या आंसर 1 और 3 होगा, 1, 2 और 3 होगा, केवल 2 होगा या फिर केवल 1 और 2 होगा। तो यहाँ पर हम देखिए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो नहीं, बुध सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, इसमें वायुमंडल नहीं है, तो किसी प्रकार की वायुमंडल तो यहाँ पर है ही। अब यह पृथ्वी से केवल थोड़ा ही छोटा है, तो ये सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पृथ्वी से केवल थोड़ा ही छोटा है, केवल 2 इसका सही जवाब होगा। सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अब कूट है केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, इनमें से कौन सा, तो 92 का क्या सही होगा, 92 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी शुक्र और यूरेनस जो है ये पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2, और शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये पृथ्वी है, मंगल है, शनि है या फिर बृहस्पति है। कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है, बृहस्पति है, प्लूटो है या फिर शनि है। कौन सा ग्रह सबसे भारी ग्रह है, तो जो ग्रह सबसे बड़ा है वही ग्रह सबसे भारी है। तो यहाँ पर होगा कि बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे भारी ग्रह है और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक किस ग्रह की है, तो बुध की है, शुक्र की है, मंगल की है या फिर बृहस्पति की है। कौन सा है जिसकी परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक है, तो बृहस्पति जो है इसकी परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है। आकार के संदर्भ में, आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आकार की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति का सौर मंडल में पहला स्थान होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, वो कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है, तो वो सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है या फिर मंगल है। यानी कौन सा आकाशीय पिंड है
जिसके वायुमंडल में क्या मीथेन उपस्थित है, तो वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में जो है वो मीथेन उपस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं अथवा चंद्रमा है? किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह अथवा चंद्रमा है, तो वो पृथ्वी हो जाएगा, बृहस्पति होगा, पृथ्वी होगा, वरुण होगा या फिर शनि होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शनि होगा। तो हम लोग देखेंगे कि किस ग्रह का अधिकतम उपग्रह है अथवा चंद्रमा है, तो बृहस्पति ग्रह है जिसका अधिकतम उपग्रह अथवा चंद्रमा है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो ये यूरोमा है, गनीमी है, कैलिस्टो है या फिर डीमोस है। क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीमोस होगा। क्या होगा, डीमोस होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो हम लोग देखेंगे कि ये सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है या फिर सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान जो है वो लगभग कितना है, तो बृहस्पति का द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग में सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग है। क्या है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।